नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और शुरुआत बड़ी खबर के साथ उस बुलेटिन की करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, सीएम योगी का 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2 दिन तक त्रिपुरा में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल सीएम कर चुके हैं कई जनसभाएं और रोड शो। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। तो भाजपा के पक्ष में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम योगी का 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार यहां पर करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो भाजपा के पक्ष में सीएम योगी का ये प्रचार प्रसार इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। और कल सीएम कई जनसभाओं को संबोधित भी कर चुके हैं, कई रोड शो जो हैं उनके द्वारा किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दे दें। त्रिपुरा के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बेहद उनका ये दौरा जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। कल सीएम कई जनसभाएं और रोड शो जो है वो कर चुके हैं और कई मायनों में महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में लगातार जुटे हुए हैं। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधानसभा में शिवपाल को फ्रंट सीट देंगे अखिलेश। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मैनपुरी चुनाव जीत का शिवपाल को रिटर्न गिफ्ट जो है वो दिया जा रहा है। शिवपाल से मिले अखिलेश, प्रदेश संगठन पर मंथन जो है वो यहाँ पर किया गया है। शिवपाल समर्थकों का भी संगठन में समायोजन होगा। तो विधानसभा में शिवपाल को फ्रंट सीट देंगे अखिलेश। मैनपुरी चुनाव जीत का शिवपाल को ये रिटर्न गिफ्ट जो है वो यहां पर समझा जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। अखिलेश यादव तो मैनपुरी चुनाव जीत का शिवपाल को ये रिटर्न गिफ्ट जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। शिवपाल से मिले अखिलेश, प्रदेश संगठन पर मंथन जो है वो यहां पर किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जल्द एक और बड़ा फैसला जो है वो भी ले सकते हैं। एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। अखिलेश शिवपाल की मुलाकात, जी हां, मुलाकात यहां पर हुई है। शिवपाल के आवास पर यह बैठक हुई है। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर मंथन किया गया है। किसको क्या मिलेगी जिम्मेदारी पर चर्चा की गई है। तो ये मुलाकात के कई मायने जो हैं वो यहां पर निकाले जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात और जल्द ही एक बड़ा फैसला जो है वो यहां पर, जिसका ऐलान जल्द अखिलेश यादव कर सकते हैं। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की यह मुलाकात, इसके मायने क्या निकाले जाए, सपा के लिहाज से भी इसके मायने क्या निकाले जाए और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, हाल फिलहाल मैनपुरी का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ वहां पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। करीब 3.25 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर था जिससे उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो शिवपाल सिंह यादव का माना जा रहा था, क्योंकि वो जसवंत नगर सीट के अलावा जितनी भी विधानसभा सीटें थी सब पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। यहाँ तक कि जो 2 सीटें भाजपा की हैं विधानसभा, जहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, उन जगहों पर भी बड़ी हार भाजपा को देखने को मिली। इसके बाद से ही लगातार चर्चा तेज हो गई थी कि शिवपाल सिंह यादव का अब समाजवादी पार्टी में कद बढ़ाया जाएगा। इसके बाद चुनाव के जब नतीजे आए तो अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का विलय कराया, उन्हें पार्टी का झंडा दिया। इसके बाद से अटकलें तेज हो गई थी कि शिवपाल सिंह यादव का पार्टी में कद बढ़ाया जाएगा, उन्हें एक बड़ी भूमिका में लाया जाएगा। और इसके बाद
अभी हाल फिलहाल जो प्रदेश जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई उसमें उन्हें पार्टी महासचिव बनाया गया और महासचिव बनाने के बाद ये पहली बार था जब अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव अलग हुए वहां पर चर्चाएं हो गई थी कि अब ये दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार फिर अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में उनसे मिलने गए कई बार उनके घर, और इस बार फिर अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जब बड़ी जीत दर्ज की उसके बाद फिर मिलने गए। लेकिन सबसे बड़ी वजह एक और सामने आई है, सबसे बड़ा जो सवाल है अभी कि शिवपाल सिंह यादव की आखिर समाजवादी पार्टी कार्यालय में एंट्री कब होगी, क्योंकि 2017 में जब शिवपाल सिंह यादव अलग हुए उसके बाद से अभी तक समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शिवपाल सिंह यादव को नहीं देखा गया। भले ही 2022 का चुनाव विधानसभा चुनाव हुआ हो या फिर लोकसभा उपचुनाव हुआ हो, कहीं पर भी शिवपाल सिंह यादव अभी पार्टी कार्यालय में नहीं आए हैं। उनकी पार्टी में क्या भूमिका होगी, वो संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, वो बैठेंगे कहाँ, उनका कमरा कहाँ होगा, ये सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले सत्र में शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, उन्हें फ्रंट रो मिलेगी, यानी कि विपक्ष की जो नेता हैं अखिलेश यादव उनके जस्ट बगल में वो बैठेंगे और वहां से वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे। तो अखिलेश यादव लगातार उनका कद बढ़ा रहे हैं ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाए और वो शिवपाल सिंह यादव को जिस तरह से देखना चाहते थे पार्टी में वैसे ही उनको महसूस करें। लेकिन अभी भी एक सवाल यही है कि पार्टी कार्यालय में उनकी एंट्री कब मिलेगी, पार्टी में वो कब आना शुरू करेंगे, पार्टी कार्यालय कब आना शुरू करेंगे, ये अभी भी एक सवाल खड़ा हुआ है। बीते दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी ऐलान हुआ, लेकिन उसमें कई नाम जो थे वो छूट गए। तो अब ये समझा जाए कि जो प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान होगा, नामों का ऐलान होगा, उसमें उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। देखिए शिवपाल सिंह यादव को फिलहाल महासचिव बना दिया गया है। पहली जब लिस्ट आई थी उसी में उनका नाम था, लेकिन कई ऐसे उनके पार्टी के करीबी थे, यानी कि जब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसके कई बड़े चेहरे थे जो समाजवादी पार्टी छोड़कर उनके साथ गए थे, पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें कोई तरजीह नहीं दी गई है। फिलहाल अब शिवपाल सिंह यादव को जो लोग हैं उनके जो उनके साथ पार्टी में थे उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, समाजवादी पार्टी में उनको कैसे सम्मान दिया जाएगा और उनको क्या पद दिए जाएंगे, इसको लेकर अभी चर्चा होनी है। शिवपाल सिंह यादव जरूर अपने उन लोगों का नाम आगे रखेंगे और अखिलेश यादव से रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि उनके पार्टी के लोगों को भी सम्मान दिया जाए पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर न रखिए तौकीर, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर, जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिक्र आपकी, परवाह देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 75 जिलों में समिट का आयोजन होने जा रहा है और इस बीच 10 फरवरी को होगा समिट का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निवेशक जिला स्तरीय समिट में शामिल होंगे, तो समिट में सांसद विधायक भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 75 जिलों में समिट का आयोजन होने जा रहा है। 10 फरवरी को समिट का आयोजन होगा। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, 75 जिलों में समिट का ये आयोजन होने जा रहा है। 10 फरवरी को समिट का आयोजन जो है होगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो 75 जिलों में ये समिट का आयोजन जो है वो करवाया जाएगा। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, 75 जिलों में समिट का आयोजन जो है वो होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं?
देखिए, जिला स्तर पर जो कार्यक्रम होंगे और इसमें सांसद और विधायक जो जिले के हैं वो सब जुटेंगे और इसके अलावा जो कारोबारी हैं वहाँ के, उनको वहाँ पर प्लान्स दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं वो बताया जाएगा और वहाँ पर जो MOU होंगे वो भी साइन होंगे। लेकिन लखनऊ की बात करें, जहाँ पर G20 की तैयारियां बहुत तेज हैं, आप देख सकते हैं पीछे हमारे एक जो गार्डनिंग है वो की जा रही है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। फिलहाल G20 को लेकर बड़ी तैयारियां हैं। सामने आप देखेंगे यहाँ पर पूरे लखनऊ को सजाया गया है और इसी तरह से जिलों में भी काम हुआ है, लेकिन लखनऊ खासकर क्योंकि जो राजधानी है और यहाँ पर विदेशों के लोग भी जुटेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर फिलहाल जो लखनऊ जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ से लेकर इमामबाड़े तक खासकर पूरा जो रोड मैप है वो पूरी एकदम अलग तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पर तैयारियां खासकर बहुत तेजी से नजर आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर कोने में फिलहाल इस समय G20 को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल तौकीर, जाहिर तौर पर ये जो समिट है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश के लिए भी रहने वाला है, क्योंकि निवेशक जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर औद्योगिकरण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। जी बिल्कुल, इसी लिहाज से क्योंकि प्रधानमंत्री भी 10 तारीख को लखनऊ में होंगे, इसलिए SPG फिलहाल लखनऊ पहुंच चुकी है। उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, किस तरह से उनका आना जाना होगा, पूरा रोड मैप तो फिलहाल SPG जो सुरक्षा है वो यहाँ पर अपनी जो मुस्तैदी है वो दिखा रही है। इसके अलावा रूट डाइवर्जन किया गया है। कल से पूरे लखनऊ में कई सड़कों पर रूट डाइवर्जन किया जाएगा, खासकर 10-90 और जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, इन सड़कों पर भारी वाहनों का जो आना जाना मना हो जाएगा। और इसके अलावा कई ऐसी सड़कें हैं, यानी कि जिस सड़क पे हम खड़े हैं सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, सबसे ज्यादा काम इसी सड़क पे भी हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास हो चाहे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, इसी सड़क से होके इमामबाड़े लोग जाते हैं। यानी कि जब ऐतिहासिक धरोहरों को देखने की बात होती है, जब उसका नज़ारा लेने यहाँ पर लोग आएंगे तो इसी सड़क का इस्तेमाल होगा। इसलिए सड़क को पूरी तरह से चौड़ीकरण किया गया है। यहाँ पर गार्डनिंग हो रही है, सड़कों पर पूरी तरह से मरम्मत की गई है और इसके अलावा जो दीवारें हैं उनको अलग अलग रंग में पेंट किया गया है। पूरा एक परिवेश उत्तर प्रदेश का दिखाने की कोशिश की गई है। दीवारों पे पूरा उत्तर प्रदेश उकेरा गया है, तो कहीं ना कहीं कोशिश बड़ी है और पूरा लखनऊ इस समय जगमगा रहा है। रात की चकाचौंध रोशनी है। दोपहर में यहाँ पर अलग अलग सड़कों पर अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल जो तैयारियां की गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से वो सराहनीय है, क्योंकि लखनऊ शायद पहली बार इतना खूबसूरत और जो सड़कों के मामले में चाहे गार्डनिंग के मामले में वो पहली बार सड़क नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि समिट को लेकर तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। लखनऊ में समिट के मद्देनजर जो ट्रैफिक डायवर्जन है वो भी किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मार्च के महीने में उत्तराखंड का दौरा करने जा रही हैं। हालांकि दौरे की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस अभी से जुट गई है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि मार्च महीने में प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तराखंड दौरा तय हुआ है, लेकिन अभी तारीख फाइनल नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस नारे के साथ वो उत्तराखंड आ रही हैं, जिसमें हमारी भी कोशिश है कि इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया जाए। देखिए, प्रियंका गांधी जी जो दौरा कर रही हैं मार्च में कर रही हैं, अभी तक जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है, और वो महिलाओं का एक बहुत बड़ा, प्रियंका जी इस वक्त उन्होंने महिलाओं को एक बहुत बड़ा नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसके तहत वो लोग हर प्रदेश में जाके महिलाओं के बीच में जाके एक कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हो। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का ये उत्तराखंड दौरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बीच कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह बना हुआ है और जो महिला कांग्रेस है उन्होंने भी अपनी तैयारियां जो है वो पूरी यहां पर कर ली हैं। हालांकि भी तारीख जो है उनके आगमन को लेकर वो तय नहीं है, लेकिन तैयारियां जो है वो यहां पर की जा रही हैं। फिलहाल उत्तराखंड का दौरा क्या कुछ यहाँ पर रहता है प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो देखने वाली बात होगी। तो कार्यकर्ताओं में जोश फूकने की पूरी यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जल्द ही जो है उत्तराखंड दौरा जो है वो प्रस्तावित हो सकता है। तारीख को ये भी पता लग पाई है और तैयारियां जो हैं वो कैसे चल रही हैं कांग्रेस खेमे की?
बिल्कुल अंजलि, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा लगभग तय हो चुका है और इसका विधिवत कार्यक्रम जारी होना बाकी है। इसको लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने अपनी तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी और जो प्रस्तावित दौरा है प्रियंका गांधी का वो मार्च महीने में बताया जा रहा है। तारीखें कौन सी होंगी यह भी फाइनल नहीं की गई है। प्रियंका गांधी के कार्यालय की तरफ से तारीखें फाइनल करके उत्तराखंड को बताई जाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि मार्च के महीने में प्रियंका गांधी उत्तराखंड का दौरा करने जा रही है। और महिला उत्तराखंड कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्षा है ज्योति रौतेला, उन्होंने खासतौर पर जनता टीवी से बातचीत करते इस बात को पुष्टि की थी कि प्रियंका गांधी मार्च महीने में उत्तराखंड आ रही है, लेकिन दौरा कितनी तारीख को होगा यह अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन दौरे को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस पूरी तैयारियों में अभी से जुट चुकी है। और एक यूपी चुनाव के वक्त जो प्रियंका गांधी की तरफ से एक नारा दिया गया था, बेटी हूं लड़ सकती हूं, उसी को इंप्लीमेंट करते हुए उत्तराखंड में भी उत्तराखंड कांग्रेस आगे बढ़ने की बात कर रही है। और जब प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगी तो इसी नारे के साथ वो पहुंचेंगी और यहाँ पर किस तरह से उनका कार्यक्रम होगा इसका इंतजार है। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से पूरे कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अजीत कंबोज। तो फिलहाल प्रियंका गांधी का ये जो दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, देहरादून से आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें, चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी पूरी। जी हां, निजी वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड जरूरी रहेगा। परिवहन विभाग तैयार कर रहा है ऐप। अप्रैल में ऐप लॉन्च करने की तैयारी जो है वो की जाएगी। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जो है वो अंतिम दौर पर चल रही हैं, अंतिम चरण में चल रही है। अप्रैल में ऐप लॉन्च करने की तैयारी यहां पर है ताकि लोगों को सहूलियत जो मिल सके। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जानकारी दे दें कि निजी वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड जरूरी रहेगा। परिवहन विभाग ऐप तैयार कर रहा है इसके लिए। देहरादून से संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर। नवीन, चारधाम यात्रा को लेकर कितनी तैयारियां यहां पर मुकम्मल कर ली गई हैं? जी बताएं। ठीक है, चारधाम यात्रा को लेकर नवीन, क्या कुछ तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं प्रशासन की तरफ से? चल लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। तो परिवहन विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। ये ऐप जो है वो जल्द लॉन्च की जाएगी, तो अप्रैल में लॉन्च की जाएगी ये ऐप। और चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो यहां पर की गई है। नवीन संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं साथ जानकारी के साथ इस खबर पर। नवीन, चारधाम यात्रा को लेकर कितनी तैयारी शासन और प्रशासन की है? जी अंजलि, निश्चित तौर पर अप्रैल माह से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं, रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग ने आपकी बार ऐप लॉन्च करने की बात कही है और ऐप के माध्यम से जो यात्री आएंगे उनका जो डाटा होगा उसमें फीड किया जाएगा। कितनी गाड़ियां जो जा रही हैं उसका डाटा फीड किया जाएगा। तमाम सारे यात्रियों का जो लेखा जोखा है उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं भीड़ को देखते हुए और जो यात्रियों की जो डिटेल है उसको ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है और यह काफी प्रभावी कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो यात्रा में भीड़ बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। इसके साथ ही अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार लगातार चारधाम यात्रा को लेकर बैठकें कर रही है, मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है और सड़कों की व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और वहां पर जो रहने की व्यवस्था है, जो यात्री वहां पहुंचेंगे उनकी रहने की, खाने पीने और अन्य व्यवस्थाओं को देखने का काम जो है वो सरकार कर रही है। लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। आयुक्त गढ़वाल आयुक्त ने भी बैठक की है और जो आला अधिकारी हैं उनसे साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए, क्योंकि अब यात्रा में करीब 2 माह शेष रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम भी किया जा रहा है। नवीन, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं, निजी वाहनों भी जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी एक ऐप जो है वो जल्द लॉन्च किया जाएगा अप्रैल तक? जी निश्चित तौर पर निजी वाहनों के लिए ऐप की लॉन्चिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं इससे जो पर्यटक आ रहे हैं उनका लेखा जोखा उस ऐप के माध्यम से अपलोड रहेगा और उस ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो निजी गाड़ियां हैं उन्हें चारधाम यात्रा मार्गों पर भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। तमाम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाल ही में पेश हुए बजट पर केंद्र सरकार अपनी जमकर पीठ थपथपा रही है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। वहीं यूपी से शुरू हुआ रामचरितमानस का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि अब बदले में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रही है। इन्हीं सारे मसलों पर हमारी संवाददाता केशव पांचाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की। सरकार द्वारा भी हाल ही में बजट पेश किया गया है, जिसकी सरकार बढ़ चढ़कर तारीफ कर रही है। इसके साथ ही यूपी भी कदम से कदम मिलाकर केंद्र सरकार के साथ अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, चाहे वो G20 की बात हो या फिर आने वाले जो यूपी का बजट है 20 तारीख को पेश होगा उसकी बात हो। कई सारी योजनाएं यूपी सरकार की तरफ से हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्वागत आपका बहुत बहुत। किस तरह से देख रहे हैं जो आगामी बजट यूपी में आएगा और इसके साथ ही जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बजट पेश किया है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्रीमती सीतारमन जी ने जो बजट लोकसभा में पेश किया, उसकी तारीफ पूरे देश में हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है। अगर विरोध कर रहा है तो वो विपक्ष कर रहा है, क्योंकि विपक्ष उसे बताता है चुनावी बजट। चुनावी बजट का क्या मतलब है? मतलब अच्छा बजट। तो अच्छा चीज़ों के लिए काम किया जाएगा तो उनको चुनावी बजट कहते हैं। जबकि सच ये है कि किसानों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को और गरीब तबके को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, सभी को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 25 साल तक का एक कार्यक्रम तय कर चुके हैं, प्रोग्राम बना चुके हैं कि विकसित भारत बने और आत्मनिर्भर भारत बने। इसके लिए हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति मजबूत होना चाहिए आर्थिक रूप से, और उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए और पूरी तरीके से लोग राष्ट्र के निर्माण में और देश के निर्माण में पूरी भागीदारी निभाएं और कोई प्रॉब्लम परेशानी ना हो। इस तरीके के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाला ये बजट है, जिसकी सब तरफ चर्चा हो रही है और सब लोग तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में रामचरितमानस एक बड़ा मुद्दा बना। हिंदुओं की तरफ से कहा गया कि ये आहत कराए आस्था को। इसके साथ ही यूपी प्रशासन ने एक सराहनीय कदम उठाया। जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान करा था उन्हें फाड़ा गया था, उन पर रसूका लगाई गई। इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि विपक्ष ने इस पर भी सवाल खड़े करे हैं और कहा है ये भी जाति है। बड़ा एक रामचरितमानस पर इस समय जिन्होंने इस चर्चा को शुरू किया, विवाद को शुरू किया, वो पहले अभी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते रहे। अब वहाँ से जब छोड़ के भागे, चुनाव भी हारे, तो एक जैसे होता ना कि हीन भावना से ग्रसित आदमी, उस तरीके से उन्होंने बात की। और मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी समझदार आदमी आज के युग में, जब साइंटिफिक युग चल रहा है, तो ऐसे में कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे विकास हो, उस पर चर्चा करनी चाहिए। और ये जो उन्होंने बात शुरू की है ये गलत है, और किसी आस्था पर चोट करना मैं समझ रहा हूँ गलत है। और इसलिए उनको चाहिए कि जो रामचरितमानस रामायण का या भगवान राम को मानने वाले लोग, सभी लोग, आस्था रखने वाले सभी लोग और रामचरितमानस में आस्था रखने वाले लोग, उनको जो ये चोट पहुंचाई है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें या फिर सपा की बात करें, दोनों आपके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि आप लोगों से उनकी आज़ादी छीन रहे हैं और भाजपा रोजगार के मुद्दे पर बात करनी चाहिए उसे, और युवा वर्ग के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, मगर उसके पास जो टॉपिक है वो मुसलमानों का है सिर्फ। देखिए, वो गलत बोल रहे हैं। जब कॉमन सिविल कोड अगर कानून वास्तव में बन के लागू हो तो क्या वो जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए लागू होगा?
वो तो पूरे देश के लिए है, उसका नाम ही कॉमन सिविल कोड। इसमें परेशानी किसको हो रही है? परेशानी उनको हो रही है जो गलत करना चाहते हैं या किसी को बेवजह खुश करना चाहते हैं, उन्हीं को परेशानी हो रही। वरना अगर ये तय कर दिया जाए कि सभी लोगों के लिए एक तरीके के नियम होंगे, वो नियम भारत के संविधान के तहत चलते हैं और धर्म जो है वो धार्मिक आधारों पे चलता है, तो कॉमन सिविल कोड से किसी के धर्म पर कोई हस्तक्षेप करने का कानून नहीं है। वो पूरी आज़ादी लोगों को अपनी धर्म को मानने की और उसके इबादत करने की रहती है। लेकिन ये कहना कि ये जो है धर्म के खिलाफ है या किसी विशेष धर्म के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा जो लोग भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि वो पक्षपात करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कुशल किशोर हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि संसद से लेकर सड़क तक जो कांग्रेस या फिर विरोधी दलों का हंगामा है वो बेबुनियाद है। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियां इन्होंने गिनवाई है कि किस तरह से आगामी समय में सरकार के लिए गए फैसलों पर जनता को गर्व महसूस होगा। कैमरा पर्सन चंचल के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।